नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्या आईएएस पीसीएस पर। मैं हूं आर के सर। साथियों, आज का टॉपिक विश्व इतिहास का संसदीय लोकतंत्र है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको मैं डायग्राम फॉर्म में पढ़ाने जा रहा हूं। आइए एक एक बिंदु को हम समझते हैं। तो संसदीय लोकतंत्र इंग्लैंड के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये इंग्लैंड में संवैधानिक विकास के समय पर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया था। इंग्लैंड के संवैधानिक विकास को समझने के लिए हम 6 भागों में इस कालखंड को बांट सकते हैं। सबसे पहला काल है एंग्लो सैक्सन काल, दूसरा है नॉर्मन काल, तीसरा है प्लेटाजेनिट काल और चौथा है ट्यूडर काल, पांचवा है स्टुअर्ट काल और छठवां है हैनोवर काल। और सबसे पहले हम एंग्लो सैक्सन काल को समझते हैं। तो इंग्लैंड में यहाँ के मूल निवासी केल्टो कहलाते थे। केल्टो मूल निवासी 500 एडी तक यहाँ पर उनका वर्चस्व रहा। उसके बाद में 500 एडी के बाद में एंग्लो सैक्सन का काल स्टार्ट हो जाता है। तो इस एंग्लो सैक्सन के काल में सबसे महान राजा अल्फ्रेड हुआ था, और ये अल्फ्रेड राजा था, ये सम्राट ने इसके काल में पूर्ण निरंकुश नहीं था। इसने निरंकुश तो था लेकिन पूर्ण निरंकुश नहीं था। इसके समय पर 2 संस्थाएं कार्य कर रही थी। एक संस्था का नाम था ब्रिटेन, इसका पूरा नाम है ब्रिटेना मार्ट, और ये संस्था थी, ये राजा को परामर्श देती थी। और इस संस्था के का प्रमुख स्वयं एल्फ्रेड ही हुआ करता था, और इसके सदस्यों की नियुक्ति भी इसी सम्राट के द्वारा की जाती थी। ये राजा को परामर्श देने का कार्य करती थी। लेकिन जब राजा कोई मनमानी करता था तो कभी कभी ये सम्राट को गद्दी से उतारने का काम भी कर देती थी। तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार की जो संस्था है ये कितनी महत्वपूर्ण है। ये संस्था का ये संसद जो आधुनिक संसद है उसका एक बीजारोपण ही हम कह सकते हैं। और दूसरी संस्था थी स्थानीय निकाय वाली। स्थानीय निकाय जैसे कि नगर क्षेत्र थे, नगर क्षेत्रों को हम बरो कहते थे। इस बरो में, नगर क्षेत्र में एक नगर सभा हुआ करती थी। ये नगर के प्रशासन को देखती थी, वहां के सुरक्षा के कार्यों को देखती थी और न्याय के कार्यों को देखा करती थी। इस प्रकार ये 2 संस्थाएं वहां पर बहुत महत्वपूर्ण थी, एक स्थानीय सुशासन वाली और एक संसद का पूर्व रूप जिसको बिटान कहते हैं। इस प्रकार से ये संसद के रूप थे। अब इसके बाद में आता है नॉर्मन काल। नॉर्मन काल में 1066 की एक घटना है। फ्रांस का नॉर्मंडी स्थान है। यहाँ का ड्यूक विलियम प्रथम ने सैक्सन काल के हेरल्ड राजा को हरा दिया, और हराने के बाद में इंग्लैंड पर को अपने अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद में नॉर्मन सम्राटों ने यहाँ पर सामंती प्रथा प्रारंभ की। लेकिन सामंती प्रथा तो प्रारंभ की, लेकिन ये जो सैक्सन काल की ब्रिटान संस्था थी, इस ब्रिटान संस्था को इन्होंने भंग नहीं किया, और इस ब्रिटान संस्था को और थोड़ा सा मजबूत किया, और ब्रिटान संस्था का नाम परिवर्तित होकर महापरिषद हो गया। इस महापरिषद का एक नाम भी है मैग्नस काउंसिल, और मैग्नस काउंसिल ये संस्था बहुत बड़ी थी, और ये वर्ष में इसकी बैठक कभी कभी हुआ करती थी। ये नीति निर्धारण और आर्थिक विषयों पर चर्चा होती थी इसमें, लेकिन ये सभा बहुत बड़ी थी। इसके कारण राजा को परामर्श लेने में दिक्कत होती थी, बार बार अभ्यास करने में दिक्कत होती थी। इसलिए एक छोटी परिषद का निर्माण किया गया। इस छोटी परिषद का नाम क्यूरिया रिजिस था, और ये क्यूरिया रिजिस ये न्यायालय के समय पर ये राजा को परामर्श दिया करती थी। इस प्रकार से आगे चल के महापरिषद यानी मैग्नस काउंसिल ये संसद का रूप लिए, और छोटी परिषद क्यूरिया रिजिस थी ये प्रीवी काउंसिल का रूप के रूप में परिवर्तित हुई। लेकिन ये बहुत कालांतर में परिवर्तित हुई, लेकिन इसका हम बीज रूप दे सकते हैं। संसद का बीज रूप हम महापरिषद में देख सकते हैं, और जिसको मैग्नस काउंसिल कहते हैं, और प्रीवी काउंसिल का बीज रूप हम छोटी परिषद यानी क्यूरिया रिजिस में देख सकते हैं। इसके बाद में काल आता है प्लेटाजेनिट काल। यहां पर प्लेटाजेनिट काल में ऐसा हुआ कि ड्यूक विलियम फर्स्ट जो कि फ्रांस के राजा थे, इनके प्रपौत्र हेनरी सेकंड द्वारा प्लेटाजेनिट वंश की स्थापना हुई। प्लेटाजेनिट वंश में ये जो महापरिषद के अधिवेशन नियमित होने लगे, और इसमें इन्होंने छोटे छोटे सामंतों को भी शामिल कर लिया, भूमिपतियों को शामिल कर लिया। लेकिन इनके समय पर एक महत्वपूर्ण घटना हुई। क्यूरिया रिजिस जो कि एक छोटी परिषद थी, ये 2 भागों में विभाजित हो गई। 2 भागों में कौन कौन सी, एक तो राज परिषद जिसको प्रीवी काउंसिल कहलाने लगी, ये प्रशासनिक कार्य देखती थी, और एक्सचेकर
ये एक्सचेकर का कार्य था, ये वित्त के कार्यों को देखने लगी। इस प्रकार से क्यूरिया रिजिस छोटी परिषद ये दो भागों में विभाजित हो गई प्लेटाजेनिक काल में। फिर इसके बाद में प्लेटाजेनिक काल में दूसरा राजा आता है, राजा जान। इसके समय पर महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, और ये महत्वपूर्ण घटना ये थी कि राजा जान ये एक अत्याचारी और क्रूर शासक था। तो सामंत और जनता के द्वारा इसके खिलाफ में आंदोलन किए गए, और इस आंदोलन में स्टीफन लोगनेट ने सेंट अल्बास में एक सभा बुलाई, जो कि 1213 ईस्वी में बुलाई गई थी, और राजा को भीड़ ने घेर लिया। और घेरने के बाद में 12 जून 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा यानी महाधिकार पत्र पर राजा को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया। और यह परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा यानी महाधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें 63 धाराएं थी, और इस मैग्ना कार्टा में इस राजा को साइन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। ये कौन कौन से इसमें बिंदु समाये थे? एक तो यह था कि महापरिषद के कार्यों को निश्चित कर दिया गया, और इसकी अनुमति के बिना राजा कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता है। और यह दूसरा बिंदु यह था कि साम्राज्य के कानून, और मुख्य रूप से सामंतों के कानून, ये ही चलेंगे। इसके बिना किसी भी जनता के व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और ये जो सामंतों के कानून और महापरिषद के कानून ही चलेंगे, और इसके बिना किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को भी नहीं हड़प किया जा सकता है, और नहीं किसी व्यक्ति को देश निकाला दिया जा सकता है। इस प्रकार से महापरिषद मैग्नस काउंसिल की शक्तियों में इजाफा हुआ राजा जान के समय पर। ये डेट बहुत इंपोर्टेंट है, 12 जून 1215 ईस्वी। इसको मैग्ना कार्टा, ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। लेकिन यहां पर जो अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा पर साइन तो हो गए, लेकिन इनसे जनता को विशेष लाभ नहीं हुआ। इससे पादरियों को लाभ हुआ, सामंतों को लाभ हुआ, कुलीनों को लाभ हुआ। लेकिन इसकी महत्ता इसलिए साबित होती है, कम से कम राजा के ऊपर इसकी जो महापरिषद का वर्चस्व तो स्थापित हुआ, यानी राजा के कुछ कार्यों के ऊपर महापरिषद का अंकुश होने लगा। यानी सामंतों की जो महापरिषद में सामंतों का वर्चस्व अधिक था और कुलीनों का था, उनके अधीन कुछ राजाओं के कार्य आ गए। तो इस प्रकार से इस मैग्ना कार्टा का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रहा। इसके बाद में फिर काल आता है हेनरी थर्ड का। हेनरी थर्ड एक अपव्ययी राजा था। इसके समय पर अर्ल साइमन ने विद्रोह किया, और विद्रोह करके हेनरी थर्ड को बंदी बना लिया गया, और बंदी बनाने के बाद स्वयं सम्राट बन गया। तो ये इसका अर्ल साइमन का काम तो सिर्फ इतना है कि ये जनता के प्रतिनिधित्व की बात करता था। तो सबसे पहले किसी भी राजा ने जनता के प्रतिनिधित्व देने की बात अर्ल साइमन ने की, लेकिन इसका कार्यकाल बहुत छोटा रहा। इसने अधिवेशन बुलाया, और अधिवेशन बुलाने में क्या होता है कि वहां पर झगड़ा स्टार्ट हो गया। अतः साइमन था, सम्राट था, वो वहां पर मार दिया गया। इसके बाद में फिर काल आता है एडवर्ड प्रथम का। एडवर्ड प्रथम के समय पर यह घटना होती है कि इसने इसको अधिवेशन बुलाई, महापरिषद की एक अधिवेशन बुलाया, संसद की बैठक बुलाई, और बैठक बुलाने में इसमें टैक्स प्रस्ताव को लेकर संसद दो भागों में बट गई, और दो भागों में बटी थी। इसमें सामंत, पादरी और कुलीन और सैनिक, इन्होंने अपने को अलग कर लिया। और अलग करने के बाद में ये जो सभा बोली गई, ये बैठक बोली गई हाउस ऑफ लॉर्ड, और शेष बच गए जिला काउंटी के सदस्य और नगर के प्रतिनिधि बच गए। तो ये इसको हम बोले हाउस ऑफ कॉमन्स। इस प्रकार एडवर्ड प्रथम के समय पर जो महापरिषद थी दो भागों में बट गई, और पहला भाग हो गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और दूसरा हो गया हाउस ऑफ कॉमन्स। ये संस्थाएं अभी भी ब्रिटेन में आधुनिक काल में भी हैं। तो इस प्रकार से एडवर्ड प्रथम के समय पर इसे मॉडल पार्लियामेंट कहा गया। और मॉडल पार्लियामेंट ये इस प्रकार का प्रश्न बनता है। मॉडल पार्लियामेंट यानी इसके जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के ये बीजी रूप हम मान सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसकी शक्तियां और सुधार आगे होते रहेंगे। लेकिन ये विभाजन तो यहाँ पर स्टार्ट हुआ, इसलिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। इसके बाद आता है लंकाशायर युग। तो लंकाशायर युग में हेनरी फोर्थ ने क्यूरिया रेंजेस में कुछ परामर्शदाताओं को चुन लिया, और परामर्शदाताओं को चुनने के बाद में ये प्रीवी काउंसिल नाम इसको रख दिया गया। तो स्पष्ट रूप से प्रीवी काउंसिल का जन्म यहां हो जाता है। पहले प्रीवी काउंसिल का जो जिक्र आता है वो बीज के रूप में आता है, लेकिन प्रीवी काउंसिल का जन्म यहीं से स्टार्ट हो जाता है। और 15वीं शताब्दी के अंत में कॉमन सभा की एक शक्तियां बढ़ गई। और शक्तियां क्यों बढ़ी? इसमें इसके दो कारण थे।
पहला कारण यह था कि नगर में उत्पादन के केंद्र थे नगर, यहाँ पर कृषि के कार्य भी होते थे, निर्यात भी हुआ करते थे, तो ये सब यहाँ पर विकास का स्थान था। और इस विकास के स्थान में राजा को टैक्स लगाने की आवश्यकता थी, उसको जरूरत पड़ती थी टैक्स की बढ़ाने की। तो टैक्स बढ़ाया राजा तभी जब वहां पर नगर के क्षेत्रों के विशेषज्ञों से परामर्श लिया जाए, और नगर क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि थे उनसे परामर्श लेने के लिए राजा ने कॉमन सभा में नगर प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ा दी। इस प्रकार कॉमन्स सभा की संख्या उसमें बढ़ गई, जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ गई, तो कॉमन सभा की शक्तियां बढ़ गई। और एक दूसरा कारण ये हुआ कि 15वीं शताब्दी में सामंत युद्ध स्टार्ट हो गए थे, और पूरी 15वीं शताब्दी में सामंत युद्ध स्टार्ट बने रहे। इससे सामंतों का पतन हुआ, कई सामंत मारे गए, और जैसे ही सामंत मारे गए तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे ना, उसमें सामंतों की संख्या ज्यादा हुआ करती थी। जब सामंत प्रतिनिधि उसमें भाग ही नहीं ले रहे हैं तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियां अपने आप ही कम हो जाएंगी। इस प्रकार ऐतिहासिक परिस्थितियों में ही ये निश्चित कर दिया कि कॉमन सभा की और शक्तिशाली हो गई और हाउस ऑफ लॉर्ड्स और कमजोर हो गया। तो इस प्रकार से अब हम आगे देखते हैं, ट्यूडर वंश स्टार्ट हो जाता है। हमने पहले प्लेटा जेनिट काल देखा था, अब ट्यूडर वंश आता है, और ट्यूडर वंश ये 1485 ईस्वी से 1603 ईस्वी तक चलता है। इसमें हेनरी अष्टम ये सम्राट था, इसने पोप को चुनौती दे दी, यानी धन के क्षेत्र में इसने हस्तक्षेप कर दिया। और धन के क्षेत्र में हस्तक्षेप इसलिए किया, इसका एक व्यक्तिगत कारण था। व्यक्तिगत कारण यह था कि इसके कोई पुत्र नहीं था, तो पुत्र की चाह में ये अपनी पहली पत्नी कैथरीन ऑफ अरागोन को तलाक देना चाह रहा था, और एक एनी बोलेन से यह विवाह करना चाह रहा था। इसके लिए पोप अनुमति नहीं दे रहा था, क्योंकि धन की अनुमति लेनी पड़ती थी। तो जब पोप अनुमति नहीं दे रहा था तो इसने पोप को ही चुनौती दे दी, और इसने एक नया धर्म यानी एंग्लिक चर्च की स्थापना कर दी, और एंग्लिक चर्च का ये पोप स्वयं बन गया। तो इस प्रकार से इसने अपने व्यक्तिगत कारण के लिए पोप को चुनौती दे दी। जब पोप को चुनौती दी तो विश्व के कई देश इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए उतावले हो गए। तो इस डर से इस राजा ने क्या किया कि संसद से दोस्ती कर ली, यानी जो संसद और राजा के बीच में जो झगड़ा चलता था, तो इसके लिए इसने संसद से दोस्ती कर ली। तो इस परिस्थितियों में संसद और मजबूत हो गई और संसद की प्रतिष्ठा बढ़ गई। तो इस प्रकार हेनरी अष्टम के समय पर संसद और राजा के बीच में संघर्ष कम हुए और संसद और शक्तिशाली हो गई। इसके बाद में फिर आता है महारानी एलिजाबेथ प्रथम का सम्राट, जो सम्राज्ञी बनी। इनके समय पर एक एक्ट पारित किया, एनक्लोजर एक्ट। एनक्लोजर एक्ट ये था कि यहाँ के सामंत थे जो ये कह रहे थे कि हम अभी कृषक जो खेती करते हैं वो कृषि लाभदायी नहीं होती है, हम भेड़ पालना चाहते हैं, क्योंकि भेड़ बहुत ही हमको ज्यादा लाभकारी बेनिफिट होगी। तो इसलिए अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग सामंतों की शक्ति के लिए एनक्लोजर एक्ट पारित किया। ये एनक्लोजर एक्ट पारित करने के लिए संसद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए एलिजाबेथ को संसद की शरण में आना पड़ा। इस प्रकार से संसद की शक्तियां बढ़ी। और ट्यूडर काल में एलिजाबेथ के समय पर इसमें राजा की काउंसिल दो भागों में विभक्त हो गई। वेस्ट मिनिस्टर में रहने वाले कोर्ट ऑफ स्टार चैंबर कहलाए, और राजा की अनुगामी जो रहे थे वो प्रीवी काउंसिल। इस प्रकार संसद के कार्यपालिका और न्यायपालिका दो भागों में ये बट गई। साथियों, इसके आगे का पार्ट 2 दिव्य आईएएस पीसीएस के चैनल पर है, उसको आप वहां जाकर देख सकते हैं। साथियों, इसी प्रकार के नोट्स के लिए दिए गए नंबर पर एसएमएस करें और टेलीग्राम से जुड़ें। नमस्कार।